मैं क्यों बताऊंगा? अर्ज नहीं बता। तुम कौन हो पूछने वाले? चलो अकेला मैं ओबीसी हूँ और सारे वही सामंती है। क्यों नहीं है भागीदारी? निजी में भी भागीदारी। 400 पार मोदी जी आएंगे। हमने बोला 800 पार आई। ये बताओ इनको कि ये किसको बुला दे। किसे देखना चाहते हैं? तुम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, ऐसे ऐसे नारे दे रहे हैं। अब की बार 400 पार। अरे विकास की बात कहाँ है? मोदी सरकार 400 पार जा रही है इस बार। किसे साफ साफ नजर आ रहा है? जो खुद अंधे हैं, जिनका आंखों पर धर्म की पट्टी। इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से टूटा है उस हिसाब से तो साफ साफ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन टूटा है? कौन कह रहा टूटा है? इंडिया फिर बता दीजिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले कैसे लड़ रही है? यादव का कोई भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी पलटी मार चुकी है। और पता तुम्हें चोरों को बचा क्या बताओ? भरोसा पता मायावती है नहीं। अरे सुनो बचा क्या आपके पास? मोदी जी मोदी जी आएंगे। आएंगे थोड़े ही 400 से पार आएंगे। ये देखिए, इधर आइए ये नहीं 400 400 से पार आएंगे। आ चुके हैं मोदी जी, क्या बोलेंगे? 400 नहीं, मोदी जी पूरी संसद के ऊपर बैठेंगे और शक्ति निकालेंगे हाथों से, ठीक है, और इन जैसों पर डालेंगे प्रकाश और इन पे सब में आत्मा आ जाएगी मोदी जी की। हर घर मोदी जो था ना वो निकलेगा अभी, और हर घर से मोदी निकलेगा। पता है क्यों? वैसे वो नारा नहीं, सुनो एक बार एक नारा अच्छा लगा मोदी जी का कि हर मोदी घर घर मोदी। ऐसा बना दिया मोदी जी ने कि हर घर में मोदी है। फेकम फाक मचा रखी है, जितनी मर्जी उतनी फेंक। भाई देखो अभी भी है 2/3 का बहुमत आज भी है, 2/3 का बहुमत आज भी उनके पास है। अब 400 से पार आएंगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी ही रहा है। विकास हुआ कि नहीं मोदी राज? अरे यार दुनिया भर का विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ तो कैसे सीटें बढ़ रही हैं? क्या क्या हुआ है? हाँ तुम बता दो क्या विकास नहीं हुआ? बताओ क्या नहीं हुआ? क्या अरे आप बताइए। नहीं कांग्रेस सरकार में क्या हुआ था? आप बता दो क्या हुआ? कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं है, बेकार थी कांग्रेस, तभी चेंज हो गई। नारा था तू भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, ऐसे ऐसे नारे दे रहे हैं। अब की बार 400 पार। अरे विकास की बात कहाँ है? अब की बेच रहे हैं LIC, वो सब कांग्रेस की बनाई हुई हैं। अगर वो ना बनाती तो मोदी जी क्या बेचते? इनसे ये पूछो। ये जो इतने एयरपोर्ट बनाए बीजेपी ने, ये कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई आज तक? कितनी एयरपोर्ट बनाए हैं? कुछ एयरपोर्ट का उन्होंने कंजर्वेशन किया है, मतलब उसको नवीनीकरण करा है। एयरपोर्ट बनाने से क्या फायदा हो रहा है? वो अगर लाना होता तो विजय माल्या को लाते जो पैसा लेकर भाग गया, नीरव मोदी को लाते, मेहुल चोकसी को लाते। टाइम दीजिए भाई, आएंगे। अब तो पीछे पड़ गए 9 साल में ही। 70 साल जो 65 साल जो पार्टी राज करके गई है, अभी 9 साल में इतनी क्यों खटकने लगी आप लोग? कहाँ खटक रही है? पैसा लेके तो इसी गवर्नमेंट में भागे हैं वो। उनको लाए, उनको तो ला नहीं रही है। मोदी जी ने तो कहा था कि जितना पैसा विदेशों में काला धन पड़ा हुआ। कांग्रेस में घोटाला नहीं हुआ क्या? कांग्रेस दूध की धुली है, ये बताइए। कांग्रेस में घोटाला हुआ तभी तो मोदी जी आए। मोदी जी ने खुद ही तो इतने दंगे हुए, 80 में दंगे हुआ, मुरादाबाद में हुए, नहीं हुए इसमें कांग्रेस राज में। तुम पहले जिस बात बोले घोटाला बताओ। नहीं हुए 2G घोटाला, मैं बोला घोटाला चारा घोटाला, आगे दो काफी है ना। ऐसे कैसे दंगे हो जाएंगे? यूपी में अब दंगे हो रहे हैं। अब दंगे वाले ही शांति से बैठे, अब होंगे नहीं। दंगे परसों हुए हैं। सुनो, दंगे वाले ही शांति से बैठे, अब दंगे नहीं होंगे। परसों हुए जो दंगे करते हैं वो शांति से बैठे, अब दंगे कहाँ से होंगे? क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं कि जो क्या? दंगे करते हो, शांति से बैठे हुए हैं। कौन शांति से बैठा? बड़ा इल्जाम लगा रहे बीजेपी पर ये। क्या बीजेपी पे? बीजेपी पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं? जो दंगे वाले भाई शांति से बैठे हैं, अब कहाँ दंगे होंगे? वो दंगे जो अयोध्या में होते थे वो दंगे बीजेपी वाले करवाते थे ना। हाँ हम लोग जाते ये कह रहे 400 पार आएंगे सीट अब की बार। 400 पार मोदी जी लेकर आएंगे। भैया 800 पार आएगी, तुम 400 के चक्कर में हो। 800 पार 800 पार। इनको तो आंकड़ा ही नहीं पता है टोटल सीटें कितनी है। टोटल सीटें कितनी है इनको यही नहीं पता है। आपका कुछ नहीं? बिल्कुल आंकड़े नहीं पता। ईवीएम में आपने देखा, अभी जब ईवीएम खोली थी वहाँ जो ईवीएम में वोट निकली है ना, वहाँ से जितनी वोट पड़ी है उससे दुगनी निकल रही हैं। अरे यार आप ईवीएम पे दोष देने लगते हैं। एक बात बताइए, वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह 2003 में बोला था उन्होंने कि चिप वाली मशीन हैक हो सकती है। 2004 में जस्ट कांग्रेस की सरकार आई, 10 साल सरकार रही, क्यों नहीं बैन किया? अभी आप चिल्ला रहे, रोते रहते हमेशा आप लोग ईवीएम। अब जब राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग को क्यों दिक्कत है? देखो ईवीएम को रोकने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी और आडवाणी जी ने खुद केट में रीट डाली थी और उन्होंने मुकदमा भी लड़ा था। ठीक है, अब जिसकी गवर्नमेंट ये जवाब दीजिए ना, 2004 से 2014 तक था, क्यों नहीं बैन करवाया? अगर इतनी दिक्कत थी ईवीएम से तब पता था। दिग्विजय सिंह पता है, कांग्रेस के नेता हैं आपके। सुनिए मैं क्लियर कर देता हूँ। ईवीएम का सबसे पहला उपयोग जो ईवीएम का होता है 1980 में केरला में हुआ था, देख लीजिएगा पूरी डिटेल है। 1980-82 में स्टार्ट हुआ, फिर आगे उसके बाद जो कांग्रेस राज में हुआ ना 2014 के बाद आई बीजेपी। आई वो छोड़ो, ईवीएम कब आई थी यहाँ? 2004 से ईवीएम से वोट पड़ रहा है। ईवीएम से
पहला जो हुआ ना पूरे देश में पहला जो हुआ केरला में हुआ था 1980-82 में, पहला चुनाव जो हुआ था 1980-82 में जो हुआ था। पीछे पहुंच गए। मैं कह रहा आम तौर पे जैसे लागू हुआ, कब चालू हुआ ये बताओ? 2004 के आसपास। तो 2004 से सुनो, 2004 से 2000 दो बार हो चुका था, ठीक है। दिग्विजय सिंह ने, सुनिए, दिग्विजय सिंह ने 2003 में केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने क्यों नहीं बैन किया गया? मैं क्या बोला हूँ कि 2004 में से हुआ था। किसी ने ये कहा कि मैंने अपना वोट डाला और मेरा वोट नहीं दिखाई पड़ा, किसी ने बताया आज तक? तो ये तो 2014 के बाद, 2014 के बाद हुआ ना। भाई बोलिए, क्या वोट, तुम्हारे एक वोट से कोई सरकार बनती है क्या? अरे यार जो कैंडिडेट है उसके तो अपने पता होना चाहिए, क्यों बेईमानी कर रहा है? सारी ईवीएम का जो बनाने का ठेका है अब अडानी की कंपनी, अंबानी की कंपनी पे है, जो उनके बिल्कुल प्रिय हैं। पहले दूसरी कंपनी बनाती थी, सारे टेंडर उठा के उनको दे दिए। 19,000 ईवीएम गायब भी हुई हैं। ये कैसे हो गई? 19,000 नहीं, 19 लाख। 19 लाख ईवीएम बरामद हो गई हैं, जो मिली नहीं है अभी तक। तो घोटाला तो है ना कहीं ना कहीं। एक साथी को, अपनी को सारे टेंडर दे रखे हैं ईवीएम बनाने। आप क्या जवाब देंगे? बताइए, जवाब दीजिए। क्या बताइए? 19 लाख ईवीएम गायब हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। कहाँ कहाँ पे कहाँ गायब है? कहाँ गायब है? कहाँ गायब है बताइए? चुनाव आयोग ने कहा है 19 लाख है, और अभी तक कोई उन्होंने पत्र नहीं दिया। कहाँ गायब है? अच्छा, 19 लाख ईवीएम गायब हो गई, और वहाँ के कैंडिडेट क्या मतलब हार जीत हो गई? हार जीत हो गई वहाँ के कैंडिडेट की, वहाँ के कैंडिडेट की हार जीत हो गई। कहाँ चक्कर में पड़े हुए? क्या लगता है 24 में कौन आएगा? चलिए ठीक, कौन 24 में किसको बुला दे बताओ, किसको बुला दे? आप जनता तो बताओ किसको बुलाएं? ये तो कह रहे 400 पार मोदी जी आएंगे। हमने बोला 800 पार आई। ये बताओ इनको कि ये किसको बुला दे? किसे देखना चाह रहे हैं? देखना तो बताओ, उसी को बुला दे। आप बताइए। तो हम बताओ ना, हम उसी को बुला। आप बताइए भाई, बताओ आप कौन, आप किसे देखना चाह रहे हैं? अरे हम तो जिसको देखना चाह रहे वो तो अभी दूर है। कौन? देखो साइकिल, ये अखिलेश यादव, ये अखिलेश यादव की सरकार देखना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। पंजाब बोला, तुम क्यों जबरदस्ती घुमा रहे हो? आपने पंजाब बोला, बोला इधर करके इधारा किया। मैं भाई से मोदी जी को कितने % वोट मिली थी? मेरी बात सुनो, जो गुपचुप बोलते हैं, अब बोलने की क्षमता नहीं रह गई है। कभी साइकिल पे इशारा, तो कभी पंजे का इशारा। हाथ से इशारा करेंगे तो पंजाबी बोलेंगे और साइकिल भी बोलेंगे। तो क्या इनका समझा जाए कि किसको ये लाएंगे? कांग्रेस में तो अभी पीएम कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ, इतने गठबंधन हो गए फिर भी नहीं हुआ, किसी का नाम नहीं आया। वो लोग पागल हैं, पागल हैं ना यार, पागल है। तो पता नहीं, हाथ से इशारा किया साइकिल पे, तो मैंने पंजा बोला था, मैंने साइकिल बोला था। ये पंजा है, ये साइकिल पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो समझ जाओ। 3 लाख कंपनियों में जो युवा रोजगार कर रहे हैं, एक झटके में आप 1 करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर दोगे। ये सरकार का दायित्व क्या होता है? सरकार का दायित्व ये होता है, सैमसंग अगर उसका भ्रष्टाचारी निकलता है कोरिया के अंदर, तो उस सैमसंग की जिम्मेदारी सरकार खुद आगे आके लेता है, न कि सैमसंग को बंद कर देता है। लेकिन इस देश में क्या करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक बात बताओ, मोदी जी ने जो फैक्ट्री बंद करवाए, जो भी कंपनी बंद कराए, 3 लाख, वो सही थी सारी कंपनियां। अरे भैया, मैं पहले ही कह दिया। मैंने क्या कह दिया? मैंने कहा जब विजय माल्या भाग सकता है, मेहुल चोकसी भाग सकता है, नीरव मोदी भाग सकता है, ललित मोदी भाग सकता है आपके साथ में, और चंदा भी आपको सबसे ज़्यादा उन्होंने दिया भागने के लिए, तो मैं पूछ रहा, आपको उद्योगपति ने कहा उद्योगपति को जेल में डालो, कोई भी मना नहीं करेगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन आप युवाओं को बेरोजगार करने का अधिकार नहीं दिया है। क्या बोलेंगे भाई? भैया, बेरोजगारी कहाँ है? नहीं, कहीं नहीं बेरोजगार। तो आदत है नौकरी करने की। छोटा बड़ा मालिक बनने से अच्छा छोटा नौकर बनो। बड़ा मालिक बनने से अच्छा नौकर बन के रहिए। अब मैं इन लोगों को मैं कैसे जवाब दूं? इन लोगों को जीविका और रोजगार में कोई विविधता नहीं पता है। आप बताइए। जीविका और रोजगार में, जीविका क्या होता है पता है? जीविका ये होता है कि मेरी मजबूरी और मेरी शिक्षा की योग्यता पे जो मुझे घर चला सकूं, बस वो मेरा जीविका होता है। और रोजगार वो होता है जो मेरा शैक्षिक योग्यता और जो मेरा मानसिक जो कहता है, मन कहता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं देश को आगे प्रगति में अपना भूमिका निभाऊंगा, वो रोजगार होता है। लेकिन आज इस सरकार ने रोजगार और जीविका को एक ही तले दबा दिया, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। तो रहने नौकर बन के रहिए, राजा बनने की जरूरत। यही बात, ये हेमंत बिश्व शर्मा का जवाब ही तो है। उन्होंने यही बात तो कहा कि इस देश में राजा 3 ही 4 रहेंगे। कौन रहेगा? वैश्य, वन्य, ब्राह्मण।
और बाकी शूद्र जो है वो सेवा करने का काम कर। और उन्होंने बना दिया, उन्होंने संविधान खत्म करने के बाद जिस 2% पर 70 सालों में कुछ लोग अपनी भागीदारी निश्चित कर पाए, अल्पसंख्यक कुछ आदिवासी हो, लेकिन आज उन लोगों को जो सार्वजनिक संस्थान में बेच के निजी संस्थान में डाल दिया। और निजी संस्थान में बता रहा हूँ, जिस जगह पे मैं जिस पद पे हूँ उस पद पे अकेला मैं ओबीसी हूँ और सारे वही सामंती है। क्यों नहीं है भागीदारी? निजी में भी भागीदारी होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं जिस पद पे हूँ मेरा पता कर लेना किस पद पे हूँ क्या नहीं। मैं आपको नहीं बताऊँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ 98% पे क्या अल्पसंख्यक आदिवासी पिछड़े लोगों का अधिकार नहीं है क्या? आप ये बताइए 2% से आपको दिक्कत हो जाती है कि आज कुछ लोग वकील बनने लगे, कुछ प्रोफेसर बनने लगे और कुछ लोग आपके शासन और प्रशासन में आने लगे, कुछ लोग नेता बने, आपको दिक्कत हो गई है। और मैं उसको भी बेच के और मैं कहता हूँ आपको अगर इतनी ही दिक्कत है कि उनके मेरिट नहीं है तो मैं कहता हूँ पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक चाहे निजी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, दोनों स्कूल में शिक्षा माफ कर दीजिए। आपको पता चलेगा किसके अंदर मेरिट है किसके अंदर मेरिट नहीं है। एक बात बताओ भैया, किस कंपनी में काम कर रहे हो? वही बात, किस कंपनी में काम कर रहा हूँ? बताओगे? मैं क्यों बताऊंगा? अरे नहीं बताओ। तुम कौन हो? सुनो, चलो सॉरी, एक बात बताओ, अब कंपनी में कर रहे हो तो क्या कंपनी खड़ा नहीं कर सकते हो? 10 को रोजगार नहीं दे सकते हो? मालिक बनने की कोशिश करो, नौकर बनने की कोशिश मत करो। हमेशा अब नौकरी करूंगा, नौकरी चाहिए, नौकर काम देने की कोशिश करो। छोटा मोटा कंपनी बैठाओ अपने घरों में, छोटा मोटा काम रखो, लगाओ, फिर अच्छा नहीं। और ये कहता भी आम जन को तो आप वहाँ बैठने तक के अधिकार नहीं दे रहे हो और आप कह रहे हो बिजनेस कर लो हैं। सारे ITR से लेकर RTO तक, सारे वहाँ तक उद्योग व्यापार मंत्रिमंडल से लेकर सेक्रेटरी तक आपने अपने बंदे बिठा रखे और कहते हो कर लो, व्यापार कर लो। लोन लेने के लिए जाता हो, लोन नहीं देते हो, कहते हो जमीन कहाँ है। और जब किसान धन योजना देने की बात आती है तो उसको किसान धन योजना 6000 रुपये मिलता है जिसके पास जमीन है। आप तो इन पूंजीपतियों का शासन कर रहे हो भाई। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, आप बताओ कैसे मिल जाएगा लोन? भैया ये बड़ा नौकर बन सकते हैं लेकिन बड़ा मालिक नहीं बन सकते। नौकर बन सकते, बड़ा मालिक मेरे जैसे, मैं कह रहा हूँ, मैं सुने अब ये तो तमाम युवाओं को इन्होंने अपमान करने का काम किया जो कल सिपाही भर्ती का एग्जाम देने गए थे, जिनका पेपर लीक है। ये तमाम जो नौजवान जो ISPC के तहत उनको इन्होंने अपमान करने का काम, ये तमाम नौजवान जो NTPC NHPC वेल गेल सार्वजनिक संस्थान में अपनी भूमिका देखते हैं और देश को ऊपर उठाने में अपनी भागीदारी, उसको ही अपमान करने का। तो उन सबको छोड़ दो भाई, ये सब जरूरी नहीं है। आप कहाँ जाओगे चांद पे? आप यहीं पे दासी प्रथा कर लो और यहीं से आप बिजनेस कर लो। बिजनेस करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? ये वो लोग सोच के लोग हैं। बिजनेस करने से क्या देश आगे नहीं बढ़ती है? भाई मैंने मना किया क्या है? मैंने कहा उत्तर प्रदेश के तमाम उद्योगपतियों को इन्होंने जेल में डाल दिया। मैंने कहा बिहार के तमाम उद्योगपतियों को इन्होंने जेल में डाल दिया। मैंने कहा मध्य प्रदेश के तमाम उद्योगपतियों को इन्होंने जेल में डाल दिया। बस गुजरात और महाराष्ट्र के उद्योगपति है क्या? नीरव मोदी से लेकर, ललित मोदी से लेकर, मेहुल चोकसी, अंबानी, अडानी से लेकर एक उद्योगपति का नाम बताओ जो गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा हो। मुझे ये सब पता चलता। अभी प्रधानमंत्री बिहार के उद्योगपति नहीं है। मैं ये भैया जो बड़े उद्योगपति थे उनके साथ क्या हाथ किया, मैं ये तो पूछना चाहता हूँ। JP ग्रुप उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा ग्रुप था जो अपना डंका बजा रहा था, इस सरकार ने क्या कर दिया? मैं पूछना चाहता हूँ जो वहाँ बिहार के जो तमाम उद्योगपति है उन्होंने नाम अपना ऊंचा किया, आज उनकी हसर क्या कर दिया इन लोग? मैं पूछना चाहता हूँ पिछले 10 साल में इन्होंने उन तमाम राज्यों के उद्योगपतियों के साथ इन्होंने क्या हाल किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भैया एक बात बताओ, बिहार में कितनी फैक्ट्रियाँ चलती थी लालू यादव के समय में? सारे बंद कर दिए गए 1990 में ही, सारे बंद। इनको ये बताइए ब्राउनी नहीं सुनिए, चीनी मिल से लेके, पेपर मिल से लेके और तमाम जो रिफाइनरी से लेके तमाम ये कहते हैं उद्योग बंद कर दिया। और उद्योग बंद करने की बात जो कह रहे थे ना, उस समय सूरजभान सिंह से लेकर तमाम जो बड़े बड़े माफिया था ना, कौन से कास्ट के लोग थे, और जो लालू यादव ने क्या हक दिलाने की बात करी तब इन लोगों की चूत हो गई थी। उन्होंने कहा जो आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा और दलित है, जिनको आप रोजगार करने नहीं दे, जिनको आप अपने कुर्सी पर बिठाने का काम, उनको कुर्सी पर बिठाने का, हर गांव में स्कूल खोलने का काम किया। और स्कूल भी कैसा चरवाहा स्कूल खोलने का काम किया जिससे उन्होंने शिक्षा और कलम और किताब दिया। और जिस लालू यादव को ये तंज कसते हैं, हर पंचायत में सामुदायिक केंद्र खोलने का काम किया था। और जिस लालू यादव पे ये काम कर रहे हैं ना, उसमें दुग्ध उत्पादक के नाम पे क्रांति लाई थी बिहार के अंदर। इनसे ये पता कर लीजिएगा। वही खाए थे, चारा भी वही खाए थे। चारा जगन्नाथ मिश्रा को नहीं पता होगा क्योंकि एक जाति को विशेष, उस समय चारा घोटाला करने वाला उस समय के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा था और रांची कोर्ट में जाने वाला कोई शख्स था उस समय तो लालू प्रसाद यादव था। लेकिन आपको पता, न्यायालय में भागीदारी न होने की वजह से पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक की, उसकी वजह से उनको जेल में जाना पड़ा। और उन्होंने भी उससे समझौता नहीं किया, जेल समझौता किया उन्होंने, लेकिन अपने ईमान से समझौता नहीं किया। ऐसा नेता है लालू प्रसाद यादव। भाई एक बात बताओ, जमीन लेके और रेलवे की नौकरी दिलवा रहे, वो क्या घोटाला नहीं है भाई? 2004 से 2009 के बीच में रेलवे में सबसे ज़्यादा मुनाफा अगर किसी सरकार में हुआ आज़ाद देश में तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। दूसरी बात, 2004 से 9 के बीच में किराया
2004 से 2000 किराया जो आसमान में था रेलवे का, उसको सबसे नीचे तबके पे लाया जहाँ से गरीब रेलवे का सफर कर पाए। 2004 से 9 के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रेनें अगर चली तो उस लालू के शासनकाल में। 2004 से 9 के बीच में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ रेलवे की लगी तो लालू के शासनकाल में लगी। 2004 से 9 के बीच में सबसे ज़्यादा स्टेशनें और जो ट्रैकिल चौड़ीकरण की हुआ था वो लालू के शासनकाल में। किसी देश के इतिहास में आज तक के किसी रेल मंत्री ने नहीं कर दिया। लालू देखिए, बिहार में हमारे जोगी जैसे सरकार होना चाहिए। बीजेपी से मिल के नीतीश रहता तो बिहार को बहुत आगे बढ़ा। अब क्यों बिहार पिछड़ा हुआ है? ना रोजगार है ना कुछ। क्यों दिल्ली में क्यों पब्लिक मर रहा है यहाँ पे? जवाब ले लूँ मैं? इन्होंने कहा अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ शासन में होता तो आज बिहार विकास होता। 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने 2005 से लगातार जेडीयू के साथ शासन में रही और विकास नहीं हो पाए। और 17 महीने में उसी तेजस्वी यादव लालू को दोबारा शासन मिला तो उसने सबसे ज़्यादा दुनिया में इतिहास रचने का काम किया। 2 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ निकाल करके उन्होंने दुनिया में इतिहास रचने का काम। बिहार टूरिज्म कभी भी नहीं होता था, बिहार टूरिज्म को स्थापित किया उन्होंने। दुनिया में इतिहास रचने का काम किया, बिहार स्पोर्ट अथॉरिटी को स्थापित करके दुनिया में। आप ये 17 महीने का काम को 17 साल से कंपेयर करो। अरे भैया, हमने लालू का शासनकाल भले ही नहीं देखा लेकिन 17 महीने का शासनकाल देख लिया जहाँ समानता का शासन चला।